हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और एग्जाम में मोस्टली इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर देखा जाए तो एक एलिमेंट है किसका, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में टोटल 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट्स में सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज वर्क स्पेशलाइजेशन, जिसको हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन, चैन ऑफ कमांड। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, तीनों जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। देखा जाए तो ये एक एलिमेंट के बेसिस पे मैंने बहुत ही कम कंसेप्ट करवाया है, लेकिन अगर आपका ये पूरा चैप्टर है, क्योंकि जैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है, डिपार्टमेंटेशन भी बहुत बड़ा एक अलग से एक चैप्टर है, लेकिन ये एलिमेंट्स में भी आता है, इसलिए मैंने अभी के लिए एलिमेंट्स करवाए हैं। और अगर आपके ये अलग चैप्टर है और आप इसको डिटेल में करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो वो एलिमेंट मैं आपको एज अ चैप्टर फुल फ्लेज करवाऊंगी ताकि आपका जो एक चैप्टर है वो भी कवर हो जाए। तो मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका चैप्टर है। So start the topic span of control. Span of control refers to the number of subordinates. Span of control refers to the number of subordinates a manager or supervisor can manage, supervise, कंट्रोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखो क्या कहता है कि एक जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर मतलब कि एक टॉप मैनेजमेंट हम लगा सकते हैं, एक मैनेजर लगा सकते हैं जो कुछ लोगों को हैंडल करता है या मैनेज करता है। तो अब ये कहते हैं कि एक जो सुपरवाइजर है, एक जो मैनेजर है, वो कितने लोगों को अपने नीचे हैंडल कर सकता है। बट एक कंसेप्ट जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब एक बंदा चाहे 1000 लोगों को कंट्रोल कर ले, लेकिन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलो कि एक टीचर है और एक टीचर को कह दिया गया कि आपको 100 स्टूडेंट्स को अपने नीचे क्या है, हैंडल करना है। 1000 स्टूडेंट को अपने नीचे हैंडल करना है। क्या ये पर्सन 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उसको हैंडल कर पाएगा? यस, इट कैन बी। बट कंसेप्ट अगर हम बात करें, क्या इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सकता है? सो द आंसर इज नो। कर लेगा, लेकिन वहां पर नॉइज बहुत ज्यादा होगी, कुछ स्टूडेंट्स उस टीचर की बात को मानेंगे नहीं। तो यहां पर क्या कहता है कि एक बंदा कितने लोगों को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि एक अगर क्लास है, फॉर एग्जांपल आप लोग लगा लीजिए बीकॉम फर्स्ट ईयर है। अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 200 है। अब 200 स्टूडेंट्स है, क्या एक जो टीचर है वो 200 स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में पढ़ाएगा? नहीं। यहां पर देखो अलग अलग सेक्शंस बनते हैं ना क्लास में, तो यही वही बोल रहा है कि क्लास में अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाते हैं। जैसे 3 सेक्शंस बना दिए और 200 स्टूडेंट्स को बाइफरकेट कर दिया इन सेक्शंस में। तो ये कंसेप्ट यहां पर यही कहता है कि एक जो पर्सन है, एक जो सुपरवाइजर है, वो कितने लोगों को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। अगर वो ज्यादा उसमें एफिशिएंसी है तो वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और कम एफिशिएंसी है तो कम लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मतलब कि वो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स जो उसके नीचे हैं। एक जो मैनेजर है या एक जो सुपरवाइजर है कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बट कंट्रोल तो कितनों को भी कर लेगा, बट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर इज नो डेफिनेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अ स्पैन ऑफ कंट्रोल। कहते हैं कि कोई फिक्स नंबर नहीं बताया कि एक जो सुपरवाइजर होता है वो कितने सबॉर्डिनेट्स को अपने नीचे कंट्रोल कर सकता है। यहां पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। जो कंट्रोलिंग पावर होती है ना, वो उस पर्सन के खुद की, जो सुपरवाइजर है उसकी नॉलेज पे, उसकी कैपेसिटी पे, उसकी एनर्जी पे, पर्सनैलिटी पे, इंटरेस्ट पे, उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को अपने नीचे हैंडल कर पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं इफ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स प्लेस अंडर द मैनेजर, अगर एक मैनेजर के नीचे जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं अगर वो लार्ज होते हैं, अगर एक पर्सन के नीचे बहुत सारे लोगों को अगर रख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लगा लीजिए एक पर्सन है और एक पर्सन ने इतने लोगों को क्या है, हैंडल करना है, क्या इट कैन बी पॉसिबल? नो। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्टी आ जाती है टू इफेक्टिवली कंट्रोल देम। यहाँ पे वही बात आ गई कि इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर डिफिकल्टी जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर पाएगा एक पर्सन, और जो भी डिजायर रिजल्ट होता है वो भी एक पर्सन को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो एक पर्सन के लिए हैंडल करना
इतना पॉसिबल नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल। लार्ज हो गया तो भी डिफिकल्ट है, स्मॉल हो गया तो भी हमारे लिए एक दिक्कत है, क्योंकि अगर एक पर्सन फॉर एग्जांपल एक टीचर क्लास के 60 बच्चों को सुपरवाइज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उस पर्सन को दिए ही 40 स्टूडेंट्स गए हैं, तो 20 जो स्टूडेंट्स वो सुपरवाइज कर सकता था और उसको नहीं दिए गए, तो उससे टाइम, मनी, एबिलिटी, एफर्ट्स की क्या होती है, फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होती है। तो यहां पर ना लार्ज होना चाहिए ना स्मॉल होना चाहिए, ना इतना लार्ज हो कि वो बंदा कंट्रोल ही ना कर पाए, ना ही इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो बंदा अपनी जो एफिशिएंसी जितना वो कर सकता है उतना भी उसे ना मिले जाए, तो जो अगर उतना भी उसे ना मिले तो भी वो क्या है, अच्छे से फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। लार्ज भी ना हो और स्मॉल भी ना हो, तो कितने नंबर ऑफ जो सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए एक मैनेजर के नीचे, तो कहते हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट होने चाहिए। ऑप्टिमम मतलब कि उस पर्सन की जितनी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे सबॉर्डिनेट्स एक मैनेजर को देने चाहिए, एक सुपरवाइजर को देने चाहिए, जिसको वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। घुमा फिरा के बात सिर्फ इतनी कहना चाहता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक सुपरवाइजर जो एक हेड ऑफ द पर्सन है, वो कितने अपने नीचे कितने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल के ना बहुत सारे नाम हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं दिया जाता, कोई और नाम दे दिया जाता है। तो अगर कोई और नाम दे दिया जाएगा तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। बट स्पैन ऑफ कंट्रोल को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, दैट इज स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ डायरेक्शन। अगर इन नाम में से कोई भी नाम आ जाता है एग्जाम में कि इसको डिस्क्राइब करो, तो आपको यही लिखना है, दिस ऑल आर द सेम। फिर क्या कहते हैं कि जो एक कंसेप्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो किसने दिया था? सबसे फर्स्ट जो ये कंसेप्ट था स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसको डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, फर्स्ट बार जो लेके आए थे दैट इज हेनरी फॉयल। बट कई बार क्या होता है कि काम तो कोई करता है लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तो यहां पर सबसे फर्स्ट जो कंसेप्ट लेके आए थे वो हेनरी फॉयल थे, लेकिन हेनरी फॉयल के बाद इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से डेवलप किया था किसने? सर लेन हैमिल्टन ने। तो बाद में जो क्रेडिट था वो इनको दे दिया गया था। और जो ये सर लेन हैमिल्टन थे ये एक चीज पे फोकस करते थे, क्या कहते थे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए? नैरो होना चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं, बहुत ज्यादा जो सबॉर्डिनेट्स है एक सुपरवाइजर के नीचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक सुपरवाइजर ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये फेवर करते थे नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को, मतलब कि कम लोग एक सुपरवाइजर के नीचे होने चाहिए। और इन्होंने एक नंबर भी बताया कि कितने लोग होने चाहिए। वैसे ये नंबर फिक्स नहीं है, हर एक पर्सन ने, हर एक जो पर्सन आया जिसने स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो हर एक पर्सन ने अलग अलग नंबर्स दिए। तो इन्होंने जो नंबर दिया वो 6 था। इन्होंने क्या कहा था कि जो एक सुपरवाइजर होता है वो सिर्फ 6 लोगों को ही एज अ सबॉर्डिनेट हैंडल कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। 6 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए जैसे उसे हैंडल करना है, 6 या 6 से कम, ठीक है। नॉट मोर देन 6 सबॉर्डिनेट टू गेट वर्क अकम्प्लिश्ड, कि काम को पूरा करवाने के लिए 6 या 6 से कम लोगों को ही हम अपने नीचे हैंडल कर सकते हैं, उससे ज्यादा को हैंडल नहीं किया जा सकता। बट हर एक पर्सन ने अलग अलग नंबर्स दिए, तो 6 कोई फिक्स नहीं है, 6 दिए हैं सर लेन हैमिल्टन ने। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। टाइप्स क्या कहते हैं कि 2 तरह के टाइप होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल में। द फर्स्ट इज द वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड द सेकंड इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल या वाइडर स्पैन ऑफ सुपरवाइजन को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, देखो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि एक बंदा, मतलब एक जो सुपरवाइजर है वो बहुत सारे लोगों को अपने नीचे क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है, और दूसरा पर्सन फिर बहुत सारे लोगों को अपने नीचे हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि एक जो पर्सन होता है, एक सुपरवाइजर, अगर बहुत सारे लोगों को अपने नीचे हैंडल कर सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये कहां पे किया जाता है? जहां पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो इसके नीचे जितने भी काम कर रहे हैं लोग, वो क्या होते हैं? ट्रेंड होते हैं एंड कॉम्पिटेंट होते हैं अपने काम को करने में। मतलब कि वो ट्रेंड है, वो सक्षम है अपने काम को फुल्ली अच्छे तरीके से करने के लिए। इसीलिए इतने सारे लोगों के ऊपर क्या है? एक ही पर्सन है, क्योंकि ये काम अपना काम खुद कर सकते हैं, उनको इतनी ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को यूज करते हैं, और इसे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि एक बंदा है जो कुछ एक लोगों को अपने नीचे हैंडल करेगा, फिर सेकंड पर्सन फिर कुछ एक पर्सन को हैंडल करेगा, फिर थर्ड पर्सन फिर कुछ पर्सन को हैंडल करेगा, फिर फोर्थ फिर कुछ पर्सन को हैंडल करेगा।
ही इज सुपरवाइजर, इज सबॉर्डिनेट्स, जो इसके नीचे काम कर रहे हैं वो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मेन हेड पर्सन है वो क्या है, सुपरवाइजर है। तो इन नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा लोग चाहिए जो सुपरवाइजर होंगे, क्योंकि हर 4-5 पर्सन के ऊपर क्या है, एक वो है। 4 नहीं तो आप 6 लगा लीजिए, क्योंकि हमने जो पीछे सर लेन हैमिल्टन की बात की थी, उन्होंने कहा था 6 लोग ही एक सुपरवाइजर के नीचे होने चाहिए। तो अगर 6 लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज्यादा लोग जो होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो काम करते हैं। अगर एक जो सुपरवाइजर है वो 6 ही लोगों को हैंडल कर सकता है, तो कितने ज्यादा हमें सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। छोटे छोटे जो ग्रुप्स है उनको बनाया जाता है, दैट इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल या नैरो स्पैन ऑफ सुपरविजन इज ऑल्सो नोन एज टाल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इसको एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब हम करेंगे इसके कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। मतलब कि ऐसे जो भी ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स क्या कहते हैं कि अगर ये चीज है तो क्या होगा, और अगर ये चीज नहीं है तो क्या होगा। मतलब कि फर्स्ट जैसे हम पॉइंट करते हैं कि कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो इसका टॉप पर्सन होगा, सुपरवाइजर होगा, तो अगर उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें एबिलिटी है, तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है अपने नीचे। और अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, कम लोगों को हैंडल करेगा। तो इसी बेसिस पे वाइडर स्पैन और नैरो स्पैन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी एंड ट्रेनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट्स। कहते हैं सबॉर्डिनेट्स जो नीचे काम कर रहे हैं लोग, अगर वो कॉम्पिटेंट हैं, उनमें कॉम्पिटेंसी है, उनमें एबिलिटी है, वो ट्रेन्ड पर्सन है, तो उनको ज्यादा सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही सुपरवाइजर के नीचे काम कर सकते हैं अगर वो ट्रेंड है। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो क्या करेंगे, फिर अलग अलग जो सुपरवाइजर होगा, कुछ 4-5 सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज करेगा। तो यहां पर हमें क्या है, एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की नीड पड़ती है। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको नैरो और वाइडर करवाया है वही यहां पर आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। नेक्स्ट जैसे इसमें कहते हैं कि नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में क्या कहता है कि अगर जो काम है वो रूटीन नेचर का है, डेली ही वही काम हो रहा है, रिपीटेटिव नेचर में वो काम हो रहा है, और वो काम जो है वो अनस्किल्ड लेबर के द्वारा किया जा रहा है, या फिर एक स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन है, दैट मीन्स जो डेली वही स्टैंडर्डाइज वर्क चल रहा है, तो उस बेसिस पे हमें ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो डेली बेसिस पे सेम काम हो रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा जो सुपरविजन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज नेचर ऑफ वर्क। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर जो काम है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं उसमें, और जो नेचर जो है उसका वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो यहां पर हमें सुपरविजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि सुपरविजन के बिना जो कॉम्प्लेक्स नेचर के वर्क होते हैं वो नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन। कहते हैं कि 2 तरह के हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक तो टॉप लेवल डिपार्टमेंट होता है और एक लोअर लेवल डिपार्टमेंट होता है। अब देखो जो टॉप लेवल डिपार्टमेंट है उनको और भी बहुत से काम करने होते हैं, पॉलिसीज बनानी है, प्लानिंग करनी है, कंट्रोल होता है, कुछ स्टाफिंग होती है, ये बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं। तो उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचता कि वो सुपरविजन कर सके, तो इसीलिए वहां पर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो लिया जाता है। और अगर ऐसा जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि मिडिल लेवल लगा लीजिए, जहां पर मैनेजर है जिनका काम ही क्या है, लोगों को सुपरवाइज करना है, उनको कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, तो वो ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं कहां पे, सुपरविजन पे। तो यहां पर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो वाइडर हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है या वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन। कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी चल रही है, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी मतलब कि पावर एक हाथ में नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो वो पावर है वो डिवाइड कर दी गई है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन चल रही है प्लस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चल रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब लोगों को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ दिया गया है, तो इन दैट बेसिस क्या होगा, जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो वाइडर होगा। क्योंकि यहां पर अगर आपने अपनी जो अथॉरिटीज हैं उनको अच्छे से डेलीगेट किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के ऊपर आप चला रहे हो, तो यहां पर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है, तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड मतलब आपने एक ही जगह पर पावर को रखी हुई है, तो आपको कंट्रोल करनी मुश्किल होगी और यहां पर आपको नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल
रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है कि अगर आपकी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छी हैं, एक जो पर्सन है वो बहुत इजीली, स्पीडी और अच्छे तरीके से अपनी जो बातें हैं वो कम्युनिकेट कर सकता है किसी अनदर पर्सन के साथ या अपने जो सुपीरियर पर्सन है उसके साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को लेके चलेंगे। लेकिन अगर जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं वो अच्छी नहीं है या फिर बहुत ही स्पीडी वर्क नहीं चलता, वहां पर कम्युनिकेशन फैसिलिटी स्पीडली नहीं होती है, तो वहां पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल कम करना ही अच्छा रहेगा अगर हमारी जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ प्लानिंग। अगर जो प्लान है, पॉलिसीज है, प्लानिंग जो की गई है उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि जो प्लान और पॉलिसीज बनाए गए हैं वो बहुत इजीली और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, दैट मीन्स वो समझ आ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वाइड जो हमारी स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो ले सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपकी जो प्लानिंग एंड पॉलिसीज क्लियर नहीं है, अनक्लियरिटी को क्रिएट करती हैं, तो यहाँ पर जो आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो नैरो हो जाता है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फिजिकल डिस्पर्सन। डिग्री ऑफ फिजिकल डिस्पर्जन में क्या कहते हैं कि अगर जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो अगर आपको एक ही जगह पर अगर आपको अवेलेबल हो जाएं तो क्या होगा, आप वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वो जो लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे कर रहे हैं तो आपको वहां पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल वहां पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प लेना। अब क्या है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अगर हमें हेल्प करते हैं तो यहाँ पर हम वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। अगर हमें जो एक्सपर्ट है वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की हमें हेल्प नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो हमें नैरो रखना पड़ेगा। कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या कहता है कि अगर जो कंट्रोल है वो पर्सनल सुपरविजन के थ्रू हो रहे हैं तो यहाँ पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल अच्छा रहता है। और अगर जो कंट्रोल है वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स या फिर रिपोर्ट्स के थ्रू होते हैं तो यहाँ पर जो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, वाइडर स्पैन ऑफ सुपरविजन होता है, वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है डायनामिक्स और रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज क्या कहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वो डायनामिक नेचर के हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप वहां पर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सेम रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहती है, तो आप वहां पर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं नीड फॉर बैलेंस। कहते हैं कि बैलेंस बना के रखना भी बहुत जरूरी होता है हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल में। तो अगर बैलेंस बना के रखना चाहते हैं तो हम नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को यूज करेंगे, अदरवाइज हम वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल को लेते हैं तो वहां पर जो बैलेंस होता है वो इतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।